के बाद में हमने कहा था कि आर्टिकल 243 ZC के तहत यहाँ पर नगर पालिका असंवैधानिक पालिका में, क्योंकि इसका जब नोटिफिकेशन हमने देखा जो इसमें साफ साफ मीणा समुदाय का था, तो मैंने कहा भाई जो हम लोग मीणा और भील और संथाल उराव गौंड शेड्यूल एरिया में वन विभाग है कहाँ। बार बार हम वन विभाग जो डिपार्टमेंट है उससे पूछते आए हैं कि वन विभाग है तो आखिर। जब गोगुंदा विधानसभा के क्षेत्र में हो या कहीं भी। हमारे साथ हैं अभी थावरचंद जी रामौर विधायक और कांत भाई और बबीता जी। हम एक बात पूछना चाहते हैं विशेष तौर पर आप इसलिए कि जो शेड्यूल एरिया में आपने पिछले समय में जो नगर पालिका बनी उसको निरस्त करने के लिए आपने विधानसभा में और कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी, क्या ठीक उसी तरह यूडीए को निरस्त करवाने के लिए किस तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि एक समय था तब हम कहते थे कि 5वीं अनुसूची लागू है, आर्टिकल 244(1) की मूल भावनाओं के अनुरूप यहाँ पे आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए और उसी अनुसार हमारे यहाँ पे सारी सुविधा लागू हो। उसके बाद में हमने कहा था कि आर्टिकल 243 ZC के तहत यहाँ पर नगर पालिका असंवैधानिक है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि असंवैधानिक किस प्रकार से है, कैसे है। जब हाईकोर्ट का रास्ता तय किया तो आज 9 नगर पालिका निरस्त हुई, यानी कि हम आज भी कह रहे हैं कि यूडीए असंवैधानिक है और एक दिन हाईकोर्ट में जाकर उसका भी रास्ता निकालेंगे। पिछले दिनों आपने टीएडी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया और अभी कुछ समय पहले ही विभाग ने भी माना है कि बहुत बड़ी विभागीय स्तर पर खामी हुई। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस मामले को लेकर टीएडी जनजाति मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्या आपकी पार्टी इस तरह की कोई मांग करेगी? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो टीएडी विभाग बना है और ये विभाग यहाँ पर जनजाति इलाके के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको व्यवस्थित खाना मिले, हॉस्टल की सुविधा मिले, पढ़ाई के लिए सब कुछ सामग्री मिले, उसके बाद में यहाँ का जो किसान है उसको समय पर खाद बीज मिले, ये तमाम सारी योजनाओं के साथ में ये टीएडी विभाग बना। टीएडी विभाग की एक निश्चित गाइडलाइन नहीं है कि वो जो सरकारी बजट है उस बजट को टीएडी विभाग के अंदर कौन सा विभाग खर्च करेगा, क्योंकि उस टीएडी विभाग का जो बजट है कभी पंचायती राज इस्तेमाल करता है, कभी पीडब्ल्यूडी विभाग इस्तेमाल करता है, कभी कोई और विभाग इस्तेमाल करता है। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले प्रथम सेशन के अंदर उन्होंने बजट घोषणा में 1500 करोड़ की घोषणा की थी। मैंने विधानसभा के अंदर यही बात की थी कि 623 करोड़ रुपये तो आपने धरातल पे खर्च किए, बाकी पैसे कहाँ गए? ये हमारे विकास के थे, ये हमारे गरीब लोगों के पैसे थे। और इसी प्रकार से फिर सेकंड बार फिर 1750 करोड़ की बात हुई। तो ये सिर्फ करोड़ों का आंकड़ा है। और जब बाबूलाल जी मंत्री जी थे, जब पहली बार जीते तो अखबारों की पोस्टों में ये आया था कि एक झोंपड़ी है वो मंत्री है, 5 बार का विधायक है। हमें भी एहसास हुआ था कि झोंपड़ी में रहने वाला झोंपड़ी वालों के दर्द समझेगा, लेकिन ये वहाँ जाने के बाद में आप पता लगा कि ये हमारे दर्द नहीं समझ सके। आज कीड़े मकोड़े तक ऐसे खिला रहे हैं खाना। हमने विधानसभा के अंदर एक उम्मीद के साथ आवाज़ उठाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मिली भगत से ये आवाज़ ही बनकर रहेगी। और यहाँ पे एक ऑफिस के अंदर बैठ के कागजों में ही सिमट गए वो सारी जाँचें, क्योंकि जाँच होती तो यहाँ आज पासवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के कई अधिकारी इसमें लिप्त हैं, सारे के सारे जाते हैं। इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपना इस्तीफा देना चाहिए उनको, और आज गरीबों का हक नहीं खाए। गरीबों के साथ में जो अन्याय हो रहा है हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीबों के जो आम जनता है उनके संघर्षों के बाद में हमने ये लड़ाई लेने का फैसला लिया था और विधानसभा तक गए हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर सरकार के सामने गरीब के हक के लिए लड़ना पड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बबीता जी से एक सवाल करना चाहूँगा। आप हमेशा कहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका और ये सब अवैध है। पिछले दिनों आप लोगों ने मिलकर जो 9 नगर पालिकाएँ निरस्त करवाई, लेकिन अब बड़ा सवाल यूडीए को लेकर है, क्योंकि यूडीए अपने आप में बहुत बड़े स्तर पर ये व्यापक इसका पैमाना है। और यूडीए को निरस्त करवाने के लिए क्या ज़मीन की लड़ाई सड़क पर हमने देखी, संसद में हमारे विधायक और सांसद ने कहा, क्या कानूनी रूप से इस लड़ाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? बिल्कुल 100% ये यूडीए और यूआईटी है, ये निरस्त होगी न्यायपालिका में, क्योंकि इसका जब नोटिफिकेशन हमने देखा जो इसमें साफ साफ 2-3 सेक्शंस मैंने जब देख रही हूँ तो वहाँ पे सेक्शन 9, 10 और 13 में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है कि इसका विस्तार किया जाएगा तो पंचायत में और नगर पालिका में किया जाएगा। यहाँ की जो इसके अंदर में आने वाले 70 गांव जो वर्तमान में नई नोटिफिकेशन जो जारी हुई है और उसके पहले की जो अधिसूचना है, इसमें जो पंचायतों की बात कर रहे हैं, पंचायतों का तो लगातार विरोध हो रहा है। वो लगातार चूँकि पेशा कानून में या फिर कहा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत अगर कहा जाए
तो ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, पंचायत की अनुमति आवश्यक होती है। वो तो मना कर रहे हैं, तो किस हिसाब से ये पंचायत में विस्तार कर रहे हैं। दूसरी बात है नगर पालिका में विस्तार होगा, तो नगर पालिका की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि लगातार सड़क पे बोलते आ रहे थे, सदन में भी बोल रहे हैं, और हाईकोर्ट के माध्यम से, जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से 9 नगर पालिका संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत असंवैधानिक घोषित करवा दिया। और वर्तमान में नगर पालिका यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2009 के एक्ट के तहत नगर पालिका यहाँ पे बैठी हुई है। तो कानूनन कहा जाए, संवैधानिक तरीके से कहा जाए तो नगर पालिका भी यहाँ पे असंवैधानिक है, तो नगर पालिका भी को भी चैलेंज करेंगे। और यूडीए का जो प्रोजेक्ट है, इसकी अधिसूचना पूर्व और वर्तमान की दोनों को हम निरस्त करवाने का काम करेंगे। एक छोटा सा सवाल मेरा ये था कि शेड्यूल एरिया जिसको आप कहते हैं, जब यूडीए का विस्तार होता है तो उसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जो वर्तमान में शेड्यूल एरिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन वहाँ की पंचायतों का विरोध है। तो क्या इस आधार पर वो हिस्सा जो शेड्यूल एरिया में शामिल नहीं है लेकिन वहाँ की पंचायतें या वहाँ की ग्राम सभाएं उसके विरोध में हैं, तो क्या पैसा कानून के तहत ये वहाँ भी अवैध है? देखिए, अगर कहा जाए 5वीं अनुसूची की, तो आप संविधान के 5वीं अनुसूची को जब पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ क्लियर लिखी हुई हेडिंग में कि ये सिर्फ केवल शेड्यूल एरिया में एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि शेड्यूल ट्राइब में भी एप्लीकेबल होगा। अगर संबंधित पंचायत में आदिवासी है, आप कोलकाता जाके देखिए पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी टीएसी है, जबकि वो 5वीं अनुसूची में घोषित क्षेत्र नहीं है, बावजूद वहाँ पर टीएसी का होना, मतलब जहाँ जहाँ पे भी आदिवासी है, आदिवासियों की ग्राम सभा है, पंचायत है, वहाँ पे अगर वो विरोध करेंगे, और ये तो हो गया कि जैसे हमें 5वीं अनुसूची की बात कर रही हूँ, लेकिन एक जगपाल सिंह बनाम पंजाब जजमेंट है जो कि नॉन शेड्यूल एरिया के लिए आया हुआ है। वहाँ पे कहा गया है कि ग्राम सभा के पास भी अपना पावर है, जो गोचर जमीन होती है या फिर कहा जाए ग्राम सभा के अंदर में आने वाले उनकी सामुदायिक भूमि होती है, वो किसी सरकार की नहीं होती है, उस पर ग्राम सभा का सामुदायिक अधिकार होता है। वर्तमान में जोधपुर हाईकोर्ट में भी चारागाह जमीन पे पिटीशन डाला हुआ है, जोधपुर के लोगों ने डाला हुआ है कि ये जमीन जो पशुओं की है तो वो जमीन को कोई ले नहीं सकता है। तो इस तरह के कई सारे संवैधानिक प्रावधान है जहाँ पे नॉन शेड्यूल एरिया भी है, वहाँ के लोग अगर चाहे, ग्राम सभा चाहे, पंचायत चाहे, तो इन सारे प्रोजेक्ट का वो विरोध कर सकते हैं संवैधानिक तरीके से। सड़क की लड़ाई लड़े, सदन की लड़ाई लड़े, और हम यहाँ पे लड़ने के लिए, इन सब मामलों को लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सवाल करना चाहूँगा कांति भाई से। पिछले दिनों जमीनी विवाद को लेकर आपका एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ, और मैं सीधे सीधे उस प्रश्न पे इसलिए आना चाहूँगा कि जिस तरह से ज़मीन हथियाने के दौरान एक बात, जब सरकारी तंत्र काम करता है तो एक बात सामने आई है कि आदिवासी को आदिवासी के विरोध में खड़ा किया जाता है, और इस तरह का माहौल पैदा किया जाता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के बीच में तनाव हो। और ये पिछले दिनों घटनाक्रम में देखा गया कि एक आदिवासी अधिकारी और आपके बीच के मध्य के तनाव को सामुदायिक तनाव का रूप देने का प्रयास जिस तरह किया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो डूंगरपुर के अंदर राजस्थान आवासल मंडल का मामला था, उस मामले को लेके पहले जो काबिज लोग थे, जिनके खातेदार थे, उनके कुएं, बावड़ियाँ, खेत खलियाँ सारे नष्ट कर दिए गए। उस दिन वह नहीं था। दूसरे दिन उन लोगों ने मेरे से निवेदन किया, मैं गया और मैंने पूछा कि भाई आप लोग ये सफाई कर रहे हो या अतिक्रमण जो आप सफाई कर रहे हो, तो उसका ऑर्डर का है घर गिराने का? ये तो उन्होंने कहा कलेक्ट्री है, जो कलेक्ट्री लेके आओ। मैंने इंतजार किया, नहीं लेके आए। फिर मैंने पूछा कि भाई राजस्थान आवासन मंडल के लोग कौन है, तो 2 लोग आए। तो इसमें से एक तो दूसरे शायद सेन था और एक हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से मीणा समुदाय का था। तो मैंने कहा भाई जो हम लोग मीणा और भील और संथाल, उराव, गौंड, शायद जो भी हो देश भर के अंदर, उनमें एकता प्रस्तावित करना चाह रहे, और तुम ही एक ट्राइबल होकर ट्राइबल की ज़मीन उजाड़ने के लिए आए हो। तो मैंने जिस प्रकार से उसको कहा, वो एक प्यार संबंधी मामला था, कोई गाली गलौज नहीं था, लेकिन उसको कुछ तथाकथित 2GB लोगों ने उसको सामुदायिक स्तर पे ले लिया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। और हमें पूरे मीणा समुदाय को लेने का औचित्य नहीं था, मात्र जो व्यक्ति विशेष को मैंने कहा था। दूसरा मैंने ये भी कहा है कि हम लोग ज़मीन के लिए अगर मेरे भाई से लड़ना पड़े, मेरी माँ से लड़ना पड़े, मेरे पिताजी से लड़ना पड़े, और मेरे जो समुदाय के लोग हैं उनसे भी लड़ना पड़े, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ज़मीन हमारे आदिवासी इलाके की नहीं जाने देंगे, चाहे वो आदिवासी की ज़मीन हो, चाहे दलित की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे माइनॉरिटी को, चाहे जनरल समाज की हो, क्योंकि वो ज़मीन उसकी माँ है। उस माँ को ही आप लोग नस्ल नाबूद कर दे, ख़त्म कर दोगे, तो बच्चा तो अनाथ हो जाएगा। उसकी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, रहन सहन, व्यवहार सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उसकी पहचान ही उस ज़मीन से। इसलिए मैंने जो वीडियो वायरल हुआ उसमें मैं अपने बात पर स्टैंड हूँ, कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और जहाँ जिन
शोषित वंचित दलित आदिवासी और अन्य लोगों की ज़मीन छीनी जाएगी, वहाँ हम लोग सदैव खड़े मिलेंगे। चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, उनसे लड़ना पड़े, जेल जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बशर्ते वो लोग पीछे नहीं हटे, हम उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगला सवाल मांगलाल नैनावा जी से करना चाहूँगा। जब ज़मीन की लड़ाई की बात आती है तो विशेष तौर पे वन विभाग जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में यूडीए के नाम पर ज़मीन को, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वन विभाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा देखा गया है कि जो आदिवासियों के विस्थापन में, और आपने इस स्तर पर काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है। थोड़ा सा आप क्या बता सकेंगे कि वन विभाग से प्रताड़ित होने वाले लोगों के लिए किस तरह से वन विभाग से प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके लिए क्या लड़ाई आप लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को खूब खूब जोहार। ये हमारा ये जो इलाका है ये शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया में वन विभाग है कहाँ? बार बार हम वन विभाग जो डिपार्टमेंट है उससे पूछते आए हैं कि वन विभाग है तो आखिर ज़मीन कितनी है उनकी। उदयपुर में कितनी ज़मीन है, प्रतापगढ़ में कितनी ज़मीन है, डूंगरपुर में कितनी ज़मीन है, बांसवाड़ा ज़िले में कितनी ज़मीन है, और नया ज़िला बना हमारा सलूम्बर, उसके अंदर उनकी ज़मीन है कितनी, ये क्लियर तो करे। मर्जी पड़े वहाँ पर वो एक कोई ठेकेदार डाल रहे हो, उस तरह वो एकदम से दीवारें डाल देते हैं, खड्डे खोद देते हैं, लोगों को विस्थापित करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें हमको बर्दाश्त होती नहीं और हम बर्दाश्त करेंगे नहीं, इसलिए हम बराबर विरोध करते आए हैं। बार बार हम पूछते हैं कि 1927 में आखिर ज़मीन कितनी थी। 1927 में उदयपुर ज़िले के अंदर वन विभाग की कितनी ज़मीन है, बांसवाड़ा ज़िले के अंदर कितनी है, प्रतापगढ़ ज़िले के अंदर कितनी है, और हमारे जो नया ज़िला सलूम्बर है, डूंगरपुर है, कितनी ज़मीन है, वो क्लियर तो करो। स्पष्ट तो हो कि कम से कम कि वन विभाग की हमारे इस उदयपुर संभाग के अंदर इतनी ज़मीन है। इसको लेकर के बार बार मैं लड़ाइयाँ लड़ता हूँ और एक ही बात कहता हूँ कि तुम पट्टे करते रहते हो। पट्टे क्या होता है? ये हम मालिक हैं भाई, मालिकाना हक दो। पट्टे क्या होते हैं? तुम चारा रखने के लिए पट्टा देने वो बात करते हो, कभी वो गोबर रखने के लिए पट्टे देने की बात करते हो। अरे हम ज़मीन के मालिक हैं, मालिकाना हक दो ना। तुम्हारे ये कागज़े बनाने की नीतियाँ हैं तो ये कागज़े बनाने की नीति उसमें शामिल करो कि इनको मालिकाना हक दिया जाए, मालिकाना ये चीज़ें। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कि यहाँ पर वन विभाग के नाम पर हो, चाहे रिको के नाम पे हो, चाहे किसी भी नाम पर तुम शेड्यूल एरिया के अंदर आदिवासी को बेदखल करने का काम करोगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलाल जी। और अब मैं आखिरी सवाल करूंगा, मावली से हमारे साथ हैं उदयलाल जी कटारा। मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, गोगुंदा से मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा कि आपका जो हिस्सा है उसमें बड़े स्तर पर ये देखा जा गया है कि आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों ने इस पूरे हाईवे के बेल्ट के चारों ओर गैर आदिवासियों के आज बड़े बड़े रिसोर्ट्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि आदिवासियों की ज़मीन लूटने का एक नया षड्यंत्र आपके इलाके में खेला जा रहा है? बिल्कुल। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। यानी कि ये अपने जैसे गोगुंदा विधानसभा लेकर के तमाम पूरे उदयपुर ज़िले के अंदर तो यही पूरा एक षड्यंत्र है। यूआईटी के माध्यम से भी अभी नए तरीके से लूटने की जो कोशिश की जा रही है। और इनसे पहले जब गोगुंदा विधानसभा के क्षेत्र में हो या कहीं भी, हम तो यही मांग करते हैं कि सरकार यदि जो हमारे राइट्स क्लियर कर दिया जाता है, 5वीं 6वीं अनुसूचित धरातल पे लागू कर दी जाती, तो आज हमारे लोगों को यहाँ लड़ने की नौबत नहीं आती। तो जब तक हमारे पूर्ववक्ताओं ने और हम सब ने जो आज प्रदर्शन किया है, इसी प्रकार हम लड़ते रहेंगे। जब तक हमारा मूल मालिकाना हक नहीं मिले तब तक लड़ेंगे और इस गैर संवैधानिक तरीके से हम ज़मीन को नहीं जाने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अरावली टाइम्स के लिए मैं विशेष रिपोर्टर डॉक्टर राम मीणा, आप सबका आभार, क्योंकि आज अरावली टाइम्स के संवाददाता को सहयोग करने के लिए मुझे निवेदन किया गया, तो मुझे लगा कि आप जो जन की बात है वो अरावली टाइम्स के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद।